नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। आज से ठीक 18 दिनों के बाद 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे। ट्रंप की सेकेंड टर्म की खासियत यह है कि इस बार उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। 4 साल वो अमेरिका के राष्ट्रपति रहेंगे, आगे बनने नहीं वाले। इसीलिए पूरी दुनिया ये मानकर चल रही है कि ट्रंप इस दूसरे कार्यकाल में खुलकर बैटिंग करेंगे। यही सोच सोचकर दुनिया के कई बड़े बड़े नेताओं की हवा टाइट है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि 20 जनवरी को जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे तो इनके साथ क्या होगा। कई देशों पर ट्रंप ने एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की धमकी दी है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी के बाद जियोपॉलिटिक्स को बदलने वाले हैं? क्या अभी जिन नए बनाए नियमों से दुनिया चलती थी, ट्रंप वो सब खत्म करने वाले हैं? ये पूरी रिपोर्ट देखिए। I, Donald John Trump, do solemnly swear. Congratulations, Mr. President. I, Donald John Trump, do solemnly swear. 20 जनवरी 2025 वो तारीख जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। And will, to the best of my ability, अमेरिका में ट्रंप की वापसी पर बहुत सवाल उठ रहे हैं। पूरी दुनिया के मन में कई तरह के प्रश्न हैं। Mr. President. जैसे क्या डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में दुनिया को बदल देंगे? क्या 20 जनवरी के बाद जियोपॉलिटिक्स को चलाने के नियम बदलने वाले हैं? ट्रंप का दूसरा कार्यकाल अपने पहले कार्यकाल से कितना अलग होने वाला है? क्या डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में चल रहे दो युद्धों को रुकवा सकते हैं? डोनाल्ड ट्रंप आतंकवाद का मुकाबला करने में कितने कामयाब रहेंगे? आतंकवाद के ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि नए साल पर अमेरिका पर बड़ा आतंकी हमला हुआ है। ट्रंप के शपथ ग्रहण से ठीक 3 हफ्ते पहले हुए इस हमले ने कई तरह के सवाल उठाए हैं, जैसे कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका पर आतंकी हमले बढ़ने वाले हैं? अमेरिका के लुइसियाना राज्य के न्यू ऑरलिन्स शहर में साल के पहले दिन एक शख्स ने लोगों पर पिकअप ट्रक चढ़ा दिया, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई। लोगों को कुचलने के बाद इस हमलावर ने बाकी लोगों पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें यह हमलावर मारा गया। इसके पिकअप ट्रक पर आतंकी संगठन आईएसआईएस का झंडा लगा हुआ था। गाड़ी से हथियार और आईडी बरामद हुए हैं। हमलावर की पहचान शमशुद्दीन जब्बार के तौर पर हुई है। वो अमेरिका के टेक्सास का रहने वाला था और 2007 से 2020 तक अमेरिकी सेना में रह चुका था। उसकी तैनाती अफगानिस्तान में भी की गई थी। लेकिन अमेरिका में सिर्फ यही एक घटना नहीं हुई है। दूसरी घटना लास वेगस में हुई और ट्रंप के होटल के बाहर हुई, जहां टेस्ला कंपनी के साइबर ट्रक में विस्फोट किया गया। ब्लास्ट की वजह से ट्रक के अंदर मौजूद शख्स की मौत हो गई। इसके अलावा आसपास के 7 लोग घायल भी हुए हैं। पुलिस जांच कर रही है कि इस साइबर ट्रक में हुए विस्फोट और न्यू ऑरलिन्स में हुए आतंकी हमले के बीच क्या कोई संबंध है या नहीं। इसीलिए यह माना जा रहा है कि जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की सत्ता संभालेंगे तो उनके सामने सबसे बड़ा सवाल होगा बढ़ते हुए आतंकवाद पर लगाम लगाना। खासतौर पर तब जब ट्रंप अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे घुसपैठियों को भगाने की धमकी दे रहे हैं। ट्रंप के चुनावी कैंपेन का बहुत बड़ा मुद्दा यही अवैध घुसपैठिए थे। तो डोनाल्ड ट्रंप अपने इरादों में कितने कामयाब हो पाएंगे? अपने दूसरे टर्म में ट्रंप अमेरिका और दुनिया में क्या क्या बदल देंगे? ये बड़े सवाल हैं। और इन सवालों के साथ ही बहुत से देशों और बहुत से नेताओं का भी
काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। ये वो नेता हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के हिट लिस्ट में हैं। दुनिया के ये देश और ये नेता बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। जैसे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई, पनामा के राष्ट्रपति होजे राउल मुलिनो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के हेड टेड्रोस अधानोम गेब्रियस, बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। ये दुनिया के वो नेता हैं जो कभी नहीं चाहते थे कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने। लेकिन बहुत से वर्ल्ड लीडर्स ऐसे हैं जिन्हें डोनाल्ड ट्रंप के रूप में व्हाइट हाउस में एक बहुत बड़ा फ्रेंड मिलने जा रहा है। और इन लीडर्स में पहला नाम है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, दूसरा नाम है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का, तीसरा नाम है यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का, चौथे हैं सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, पांचवें हैं जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्ज और छठी हैं इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी। आपको विस्तार से बताएंगे कि ये नेता ट्रंप के आने से खुश क्यों हैं, लेकिन सबसे पहले उन नेताओं की बात करेंगे जिनके लिए अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सबसे बड़ा सिरदर्द बनने जा रहे हैं। और ऐसे नेताओं में सबसे पहला नाम है कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का। आपको लगेगा कि कनाडा तो अमेरिका का बहुत पुराना सहयोगी रहा है, तो फिर ट्रंप की वजह से कैसे कनाडा को परेशानी होगी? यह समझने से पहले जरा ट्रूडो के तेवर याद कीजिए। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. याद कीजिए, खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर के हत्याकांड के बाद यही जस्टिन ट्रूडो थे जिन्होंने भारत पर अपनी संसद में फर्जी आरोप लगाए। भारत और कनाडा के बीच यह तनाव पिछले 1-1.5 साल से चला आ रहा है। लगातार कनाडा ने भारत से दुश्मनी की हुई है, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूडो को टाइट करना शुरू कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो 20 जनवरी को राष्ट्रपति बनते ही सबसे पहला काम यह करेंगे कि कनाडा के सामानों पर 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे, और यह तब तक जारी रहेगा जब तक कनाडा अमेरिका में घुसने वाले अवैध प्रवासियों और ड्रग्स को कंट्रोल नहीं करता। यानी डोनाल्ड ट्रंप का सीधा आरोप यह है कि कनाडा के बॉर्डर से अमेरिका में ड्रग्स की सप्लाई हो रही है, और साथ ही कनाडा से अवैध प्रवासी भी अमेरिका में दाखिल हो रहे हैं। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान आया, तुरंत कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो लाइन पर आ गए, सीधे फ्लोरिडा भागे डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए। इस मीटिंग में ट्रंप ने कैसे जस्टिन ट्रूडो को रोस्ट किया वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले यह समझिए कि कनाडा की मजबूरी है क्या। कनाडा ने पिछले साल अमेरिका को $170 बिलियन के एनर्जी प्रोडक्ट्स बेचे हैं। अमेरिका में 60% क्रूड ऑयल का इंपोर्ट कनाडा से ही होता है, और अमेरिका की 85% बिजली भी कनाडा से ही आती है। अमेरिका कनाडा का स्टील, एल्यूमिनियम और यूरेनियम का सबसे बड़ा खरीदार है। कनाडा का कुल 77% का एक्सपोर्ट अमेरिका को होता है। हर दिन कनाडा से 2.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स का सामान अमेरिका का बॉर्डर क्रॉस करता है। यानी कनाडा जो भी बना रहा है वो सिर्फ अमेरिकी मार्केट के लिए बना रहा है, और ऐसे में अगर अमेरिका ने खरीदारी ही बंद कर दी या कनाडा के प्रोडक्ट पर अमेरिका ने 25% की ड्यूटी लगा दी, तो कनाडा तो बर्बाद हो जाएगा। जिसकी बड़ी वजह यह भी है कि ट्रूडो ने दुनिया के 2 सबसे बड़े बाजारों से दुश्मनी मोल ली हुई है। पहला देश है भारत, जिसकी आबादी 140 करोड़ से ज्यादा है। दुनिया का बहुत बड़ा मार्केट है, लेकिन खालिस्तानियों की वजह से ट्रूडो ने दुश्मनी मोल ली हुई है। दूसरा देश है चीन। चीन भारत के बाद दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, वो भी दुनिया की बड़ी मार्केट है, लेकिन चीन से भी ट्रूडो की नहीं बनती। ऐसे में ट्रूडो के पास सिर्फ अमेरिका ही बचता है,
और अब ट्रंप कह रहे हैं कि वो कनाडा के सामान पर 25% का एक्स्ट्रा टैक्स लगा देंगे। एक्सपर्ट मान रहे हैं कि अगर ट्रंप ने वाकई ऐसा कर दिया तो 2028 के अंत तक कनाडा की जीडीपी में 1.7% की गिरावट आ सकती है। अपने इसी टैरिफ पर बात करने के लिए जस्टिन ट्रूडो भागते भागते फ्लोरिडा गए, क्योंकि अमेरिका के अगले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वहीं रह रहे हैं। ट्रूडो ने ट्रंप के साथ डिनर किया और इस डिनर में भी ट्रंप ने ट्रूडो को बुरी तरह से बेइज्जत किया। जस्टिन ट्रूडो ने जब ट्रंप से 25% का टैरिफ न लगाने की मांग की तो डिनर टेबल पर ट्रंप ने मजाक करते हुए ट्रूडो से कहा कि कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बना दिया जाए। ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रुथ पर एक पोस्ट करते हुए जस्टिन ट्रूडो को कनाडा स्टेट का गवर्नर तक कह दिया और ये और ज्यादा बेइज्जती थी। 18 दिसंबर को डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पड़ोसी कनाडा अमेरिका के 51वें राज्य के तौर पर जुड़ सकता है। उन्होंने लिखा, कई कनाडाई चाहते हैं कि कनाडा 51वां राज्य बने। वो करों और सैन्य सुरक्षा पर भारी बचत करेंगे। ट्रंप के आने पर अवश्य ही कनाडा की फॉरेन पॉलिसी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ट्रंप भारी भरकम देश है अमेरिका, और कनाडा उस पर एक तरह से टोटली डिपेंडेंट है। और ऑलरेडी ट्रंप ट्रूडो को कह चुके हैं कि तुम अपना बॉर्डर टाइट करो, क्योंकि कनाडा से इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं अमेरिका के अंदर, और तुम बॉर्डर के ऊपर ड्रग स्मगलिंग को भी रोको, क्योंकि फेंटेनिल जो ड्रग है वो आता है कनाडा से भी। और एक तरह से तो ट्रंप कनाडा को धमका रहा है, तुम ये करो नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर टैरिफ बढ़ा दूंगा। अब ट्रूडो सरकार या कोई भी कनाडियन सरकार जो हो, वो अमेरिका के प्रति उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, कोई और रास्ता नहीं है उनके लिए। ऐसे में जब कनाडा की सरकार ट्रंप की नीतियों के साथ एडजस्ट करेगी और वो देखेगी, और भारत द्वारा ट्रंप भी बताएंगे कनाडियन सरकार को कि कनाडा के लिए बेहतर ये है कि वो भारत से अपने रिश्ते सुधारे, वो एडवाइस डेफिनेटली दी जाएगी अमेरिकी सरकार द्वारा, ट्रंप सरकार द्वारा कैनेडियन सरकार को। और उसके चलते कुछ हद तक मेरे विचार से कैनेडियन सरकार अपना रवैया बदलेगी, कुछ हद तक। अब किसी संप्रभु राष्ट्र को अगर अमेरिका जैसे देश का राष्ट्रपति ये कहे कि अपने देश को हमारा 51वां राज्य बना दो, और फिर ये बात हो कि ये तो मजाक में कहा, लेकिन ये पूरी तरह से इंटरनेशनल बेइज्जती है। और ट्रंप ने कनाडा और जस्टिन ट्रूडो के साथ यही किया है। ट्रंप अपने पहले टर्म में भी कनाडा को अपना 51वां राज्य कहते थे। अब जस्टिन ट्रूडो कितनी भी सफाई दे दें, वो कितना भी कहें कि कनाडा से अमेरिका में अवैध प्रवासी नहीं जाते हैं या फिर कनाडा से अमेरिका में ड्रग्स की तस्करी नहीं होती है, लेकिन हकीकत यह है कि 20 जनवरी के बाद जस्टिन ट्रूडो के लिए नाइटमेयर शुरू हो रहा है। उनकी बर्बादी तय है। शपथ ग्रहण से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ग्लोबल हेडलाइंस बना रहे हैं। वो न सिर्फ कनाडा को धमका रहे हैं, बल्कि लैटिन अमेरिकी देश पनामा से भी नया पंगा ले रहे हैं, और इसकी वजह बन रही है पनामा नहर। The fees being charged by Panama are ridiculous, highly unfair. ट्रंप ने पनामा से कहा है कि वो पनामा नहर की फीस कम करे या फिर उसका नियंत्रण अमेरिका को वापस कर दे। ट्रंप ने आरोप लगाया है कि पनामा अमेरिकी मालवाहक जहाजों से ज्यादा फीस वसूल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आखिर एक देश दूसरे देश की किसी नहर पर अपना कंट्रोल कैसे कर सकता है? यह सब समझने के लिए पहले आपको यह मैप देखना होगा और यह समझना होगा कि अमेरिका के लिए यह कैनाल इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। यह नहर प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे हैं कि अगर अमेरिका के पश्चिमी हिस्से से किसी पानी के जहाज को माल लेकर अपने पूर्वी हिस्से में जाना हो, उदाहरण के तौर पर अगर सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क सिटी जाना हो, तो उसे पहले पूरा प्रशांत महासागर क्रॉस करके साउथ अमेरिका क्रॉस करके फिर अटलांटिक महासागर में आना पड़ता था। इस तरह से एक चक्कर 20,900 किलोमीटर का पड़ता था, क्योंकि बीच में ये दोनों महासागर कहीं जुड़ते नहीं थे। इसीलिए लैटिन अमेरिकी देश पनामा में एक मैन मेड कैनाल बनाई गई, जो इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। 82 किलोमीटर लंबी पनामा नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, और इस तरह से सिर्फ 8,370 किलोमीटर चलकर ही सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क सिटी पहुंचा जा सकता है।
इससे पूरा साउथ अमेरिका का चक्कर बच गया। इस नहर का निर्माण अमेरिका ने ही करवाया था। 1900 के शुरुआती दशक में इसका निर्माण शुरू हुआ और 1914 में यह नहर खोल दी गई। (1977) तक यह नहर पूरी तरह से अमेरिका के नियंत्रण में थी। इसके बाद इस पर पनामा और अमेरिका का संयुक्त नियंत्रण हुआ, लेकिन 1999 में इस पर पनामा का पूरा नियंत्रण हो गया। हर साल पनामा से करीब 14,000 जहाजों की आवाजाही होती है। हर साल पनामा की सरकार को $1 अरब से ज्यादा की ट्रांजिट फीस मिलती है। पनामा नहर से करीब 75% कार्गो अमेरिका आते या जाते हैं, लेकिन अमेरिका कह रहा है कि उससे यहां पनामा बहुत ज्यादा फीस ले रहा है और अमेरिका का यह भी आरोप है कि यह सब चीन की देखरेख में हो रहा है, क्योंकि पनामा के अंदर चीन का बहुत सा निवेश है। इसीलिए अमेरिका को लगता है कि चीन ही इस कैनाल को कंट्रोल कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कंट्रोल को वापस अमेरिका के कब्जे में करने की धमकी दे रहे हैं। The fees being charged by Panama are ridiculous, highly unfair, especially knowing the extraordinary generosity that has been bestowed to Panama, I say very foolishly, by the United States. This complete rip-off of our country will immediately stop. It's going to stop. The United States has a big and vested interest in the secure, efficient and reliable operation of the Panama Canal. लेकिन क्या ट्रंप वाकई ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि पनामा पूरी तरह से स्वतंत्र और एक संप्रभु राष्ट्र है। ट्रंप सिर्फ धमका रहे हैं या वाकई ऐसा कुछ कर सकते हैं? पनामा के राष्ट्रपति होसे राउल मुनीलो कह रहे हैं कि पनामा नहर का हर वर्ग मीटर हमारा है और इसके चारों तरफ का इलाका भी, तो अमेरिका का इस पर कोई हक नहीं बनता। ऐसे में ट्रंप के आने से पहले पनामा और अमेरिका में नई टेंशन शुरू हो गई है। पनामा कनाल को लेकर के सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका का भी देखिए ना, ईस्ट कोस्ट है और वेस्ट कोस्ट है। अमेरिका का भी जो माल शिपिंग द्वारा पैसिफिक, अटलांटिक ओशन से पैसिफिक की तरफ जाना है, उसको पनामा कनाल से जाना पड़ता है। उसके अलावा जितना ट्रेड यहाँ एशिया से, चाइना से आ रहा है, इस तरफ से यूरोप को जाना है, वो भी पनामा कनाल से जाता है। तो ट्रंप तो सबसे पहले ये चाहता है कि इस कनाल से जो अमेरिकी शिप्स जा रही हैं उनके ऊपर किराया कम लगे। कनाल क्रॉस करने का किराया होता है जो पनामा सरकार को जाता है। एक दूसरा, ट्रंप ये चाहता है कि इस कनाल का प्रयोग, इस्तेमाल चाइनीज कम से कम कर पाए। चाइनीज कम कर पाएंगे तो चाइना को पूरा लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका घूम के आना पड़ेगा, उनका माल महंगा हो जाएगा यूरोप पहुंचते पहुंचते। ये दो मेन कारण हैं जिसके चलते ट्रंप पनामा कनाल को एक तरह से कहें तो अपने कंट्रोल में लाना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप तो ऐसा लग रहा है कि जैसे दुनिया के बने बनाए नियमों को मानने को ही तैयार नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO को सब जानते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अब इसे भी बंद करवाना चाहते हैं, क्योंकि ट्रंप को लगता है कि WHO पूरी तरह से चीन के कंट्रोल में चला गया है। 20 जनवरी को जब ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे तो खबर है कि पहले ही दिन WHO से हटने का ऐलान कर सकते हैं। ट्रंप के इस ऐलान को लेकर उनकी टीम तैयारी कर रही है, लेकिन क्यों? आखिर इस संगठन के साथ ऐसा क्या हुआ है कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र का राष्ट्रपति इसके खिलाफ हो गया? WHO के बारे में हम तो यही जानते हैं कि वो दुनिया भर में स्वास्थ्य को लेकर काम करता है, गरीब देशों की मदद करता है, लेकिन ट्रंप ऐसा नहीं सोचते। ट्रंप तो अपने पहले कार्यकाल से ही WHO की फंडिंग बंद करने की धमकी दे रहे थे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को शुरू से ही लगता है कि WHO चीन के लिए काम कर रहा है। 2019 में जब दुनिया भर में कोरोना फैला तो ट्रंप उसके लिए चीन को जिम्मेदार ठहराते रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि कोविड में बड़ी संख्या में पूरी दुनिया में लोगों की मौत हुई, लेकिन WHO ने कभी भी चीन के विरोध में एक भी शब्द नहीं कहा। ट्रंप का कहना है कि WHO ने इस त्रासदी के लिए चीन को आज तक जिम्मेदार नहीं ठहराया। अगर ट्रंप के इस फैसले के बाद अमेरिका WHO से हटता है तो यह अमेरिका की हेल्थ पॉलिसी में
बहुत बड़ा शिफ्ट होगा। डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में ऐसे ही दुनिया के बने बनाए नियमों को और संस्थाओं को चैलेंज कर रहे हैं। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद दुनिया को चलाने के नियम बदल देंगे? क्या 2025 से पहले जैसे दुनिया चली है उसके बाद अब ऐसे नहीं चलेगी? देखिए, 20 जनवरी के बाद जब ट्रंप अपनी शपथ ले लेंगे, ट्रंप अमेरिका के अंदर और अमेरिका के बाहर दोनों क्षेत्रों में बहुत बड़े बड़े बदलाव करने के मूड में हैं। कहने को तो ट्रंप कहते हैं अमेरिका फर्स्ट, यानी कि वो केवल अमेरिका पर ही फोकस करेंगे और अमेरिकन की ही बातों को वो एड्रेस करेंगे, परंतु अमेरिका फर्स्ट का मतलब ये भी है कि दुनिया में अमेरिका फर्स्ट, यानी कि दुनिया के हर क्षेत्र में अमेरिका का दबदबा होना। अब ऐसे में दुनिया में ऑब्वियसली ट्रंप एक तरह से माना जाए जितनी एग्रीमेंट्स हैं अमेरिका की, सबको रीनेगोशिएट करने के मूड में है। पुरानी पार्टनरशिप्स हों जैसे कि नेटो मिलिट्री अलायंस, वो धमकी दे रहे हैं कि अनलेस नेटो का हर देश अपना डिफेंस बजट बढ़ाता है नहीं तो मैं नेटो छोड़ दूंगा, यहां तक कह चुका है ट्रंप। जापान को कहता है तू अपना डिफेंस खर्चा बढ़ाओ नहीं तो हम तुम्हें हेल्प नहीं करेंगे। उधर यूक्रेन और रशिया के वॉर में ट्रंप ने कहा है कि आते साथ कुछ चंद दिनों में ही मैं ये युद्ध रुकवा दूंगा। अब कैसे रुकवाएगा कह नहीं सकते, बट वो पुतिन को धमकाएगा कि तुम वॉर रोको नहीं तो मैं यूक्रेन को इतने वेपन्स दूंगा वो तुम्हारी धज्जियां उड़ा देगा, और इधर जेलेंस्की को कहेगा तुम युद्ध रोको नहीं तो मैं तुम्हारे को मिलिट्री वेपन और मदद देना बंद कर दूंगा। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के तेवर देखकर कुछ ऐसा ही लगता है। डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की भी नीयत दिखाई है। सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए ग्रीनलैंड का कंट्रोल बहुत जरूरी है। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका को ग्रीनलैंड क्यों चाहिए? यह समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि ग्रीनलैंड है कहां, तभी इसकी भौगोलिक महत्ता समझ में आएगी। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है जिसका क्षेत्रफल 21 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है। यह किसी भी महाद्वीप से जुड़ा हुआ नहीं है। इसका 80% हिस्सा बर्फ से ढका है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण धीरे धीरे पिघल रहा है। 1721 में ग्रीनलैंड डेनमार्क की कॉलोनी बना। 1979 तक डेनमार्क का शासन रहा और 2009 में यहां स्वशासन लागू हुआ। ग्रीनलैंड की कुल आबादी करीब 56,000 लोगों की है, लेकिन कहा जाता है कि यहां टर्बियन और यूरेनियम जैसे कई दुर्लभ खनिजों का भंडार है जो दुनिया के बहुत काम के हैं। अब यह समझ लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा क्यों चाहते हैं। असल में कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका को इसका महत्व समझ में आया और तब अमेरिका ने यहां अपना एक एयरबेस बना लिया ताकि पड़ोसियों पर नजर रखने में आसानी हो। क्योंकि ग्रीनलैंड जहां बसा है वहां से अमेरिका, रूस, चीन और यहां तक कि उत्तर कोरिया से आ रही किसी भी मिसाइल एक्टिविटी पर नजर रख सकता है, उसे रोका भी जा सकता है। इसी तरह से वहां से अमेरिका एशिया या यूरोप में मिसाइलें लॉन्च भी कर सकता है। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि वो ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लें, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। ट्रंप इस मामले को उठाने वाले पहले राष्ट्रपति नहीं हैं। 1860 के दशक में राष्ट्रपति एंड्रयू जॉनसन ने ग्रीनलैंड पर एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिसके मुताबिक ग्रीनलैंड के नेचुरल रिसोर्सेज इसे एक स्ट्रेटेजिकल इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्व राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमन ने ग्रीनलैंड के लिए $100 मिलियन की पेशकश की थी। 2019 में द वॉशिंगटन पोस्ट ने अनुमान लगाया था कि ग्रीनलैंड की खरीद में करीब $1.7 ट्रिलियन खर्च हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि चीन का क्या होगा, क्योंकि दूसरी बार राष्ट्रपति की शपथ से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि वो चीन के सामानों पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे। कनाडा के अलावा ट्रंप ने चीन पर भी एक्स्ट्रा टैक्स लगाने की धमकी दी है। ट्रंप का कहना है कि 20 जनवरी को एक आदेश पर हस्ताक्षर करेंगे और चीन के ऊपर 10% का अतिरिक्त टैक्स लगाएंगे। ट्रंप का कहना है कि चीन फेंटानिल जैसी अवैध नशीली दवाओं को अमेरिका में भेजने से रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहा है। ट्रंप कह रहे हैं कि चीन जानबूझकर फेंटानिल बना रहा है और मैक्सिको के जरिए अमेरिका भेज रहा है।
ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में भी चीन पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाया था, जो बाइडेन प्रशासन ने भी जारी रखे। अब ट्रंप दूसरे कार्यकाल में चीन पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाने की सोच रहे हैं। वैसे ट्रंप ऐसे ही भारत पर भी एक्स्ट्रा टैक्स लगाने की धमकी कई बार दे चुके हैं, लेकिन दुनिया मान रही है कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में कुछ चुनिंदा ग्लोबल लीडर्स जो मित्र होंगे, उनमें नरेंद्र मोदी सबसे ऊपर रहने वाले हैं। इस बार दूसरे कार्यकाल के लिए जब वो कैंपेनिंग कर रहे थे, तो अक्सर बहुत से इंटरव्यूज में डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी और भारत की तारीफ की। डोनाल्ड ट्रंप से जब भी दुनिया के बड़े नेताओं पर राय मांगी गई, तो नरेंद्र मोदी की अक्सर उन्होंने बहुत तारीफ की। डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को ग्रेट और स्ट्रांग लीडर बताया है। नरेंद्र मोदी की पर्सनैलिटी से डोनाल्ड ट्रंप खासे प्रभावित दिखते हैं। वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी दोनों ही नेताओं के बीच ये तालमेल सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं है। दोनों के राष्ट्रवादी विचार भी तकरीबन एक जैसे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडिया फर्स्ट विजन और डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति काफी मिलते जुलते हैं। दोनों नेता घरेलू विकास, राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा पर जोर देते हैं। यानी केमिस्ट्री सिर्फ कैमरे पर नहीं, बल्कि विचारों में भी दिखती है। How are you assessing personality Okay, when you well, meet them? I can tell you, like Great. Modi, India. Yeah. He's a friend of mine. He's great. He's the nicest. India. Yeah. This is for you. Oh, good. Well, I'll tell you. Do you like him or not? Yeah. Do you like him? I have family on both sides of it. Okay, I have well, family let that me tell loves you. everything and family I'll just that's tell not. you, though. You meet him. I know. Well, they had, before him, they were replacing him every year. It was very unstable. He came along. He's in a lot and for he's infrastructure. great. He's a friend of mine. But on the outside, he looks like he's your father. He's the nicest, total killer. Because I asked him, Yeah. we're talking, they did a thing called Howdy Modi in Houston, Texas. Oh, right? yeah. And they filled up the stadium. It was me and him. Yeah. We filled up the stadium. It was beautiful. Like 80,000 people. It was going crazy. And we're walking around today. Maybe I wouldn't be as, maybe you wouldn't do that. Yeah. But we're walking in the middle, waving to everybody. Anyway, but we have a very good relationship. He's the nicest human being. But we had a couple of occasions where somebody was threatening India. I said, let me help. I'm very good with those people. Let me help. I will do it. I will do it. And I will do anything necessary. We've defeated them for hundreds of years. Wow. He was talking about a certain country. Okay? Yeah. You can probably guess Yeah. the country. Yeah. Can't fathom which. You know the country. Yeah. But I said, whoa, what happened there? लेकिन दुनिया ये जानना चाहती है कि दूसरे कार्यकाल में ट्रंप भारत के साथ कैसे रिश्ते रखते हैं, क्योंकि वो अक्सर भारत से अमेरिका एक्सपोर्ट होने वाले सामान पर ज्यादा टैक्स लगाने की बातें करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाला प्रशासन साफ तौर पर अमेरिका केंद्रित ट्रेड पॉलिसीज पर ही जोर देगा। साथ ही भारत पर ज्यादा टैरिफ का सामना करने का भी दबाव डालेंगे। अगर ऐसा हुआ तो भारत का आईटी, फार्मास्यूटिकल्स और टेक्सटाइल क्षेत्र का निर्यात बड़े स्तर पर प्रभावित हो सकता है। इसी साल सितंबर में ट्रंप ने आयात शुल्क के मामले में भारत को एब्यूजर यानी दोहन करने वाले की संज्ञा दी थी। ट्रंप ने कहा था कि ये लोग सबसे चतुर लोग हैं, वो पिछड़े नहीं हैं। भारत आयात के मामले पर शीर्ष पर है, जिसका इस्तेमाल वो हमारे खिलाफ करता है। असल में ट्रंप के इन दावों के पीछे आंकड़े छिपे हैं। भारतीय प्रोडक्ट्स के लिए अमेरिका एक बहुत बड़ा बाजार है। 2023-24 में भारत ने अमेरिका से $42.2 बिलियन की वस्तुओं का आयात किया था, जबकि भारत ने अमेरिका में तकरीबन $77.52 बिलियन का निर्यात किया था। ट्रंप भारत से होने वाले इसी निर्यात पर ज्यादा शुल्क लगाना चाहते हैं ताकि अमेरिकियों को भारतीय सामान सस्ता मिले। अगर ऐसा हुआ तो जाहिर सी बात है कि भारत से अमेरिका होने वाले निर्यात पर बड़ा असर पड़ेगा। ट्रंप भारत से भी जो रिश्ते निभाएंगे, अच्छी दोस्ती है, उनकी केमिस्ट्री अच्छी है मोदी जी के साथ। परंतु ट्रंप का यह भी कहना है कि भारत तो टैरिफ किंग है, कि भारत अमेरिकी सामान के ऊपर ड्यूटीज बड़ी लगाता है, तो मेरे को भारत से नेगोशिएट करना है, तो भारत से नेगोशिएट करेगा ट्रेड में। हालांकि केमिस्ट्री मोदी जी और ट्रंप की बहुत अच्छी है। तो जहां तक जियोपॉलिटिकल और नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे हैं, उनमें ट्रंप और भारत में बहुत अच्छा तालमेल रहेगा।